हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि केएनपीसी में कुवैत में काम करने के लिए अगर आप सुपरवाइज़र पोस्ट में ट्राई कर रहे हैं या कर रहे हैं तो आपको ये 4 डॉक्यूमेंट्स जो है हमारे पास 1 2 3 4 इस सब में जो लिखा होता है इसको समझना आना चाहिए। परमिट के साथ में ये डॉक्यूमेंट्स अटैच किया जाता है। जैसे कोई काम होता है उसके ऊपर एक परमिट आता है, परमिट को समझना होता है। परमिट के ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। जो लोग उसको अभी तक देखा नहीं है वो कितना तरह से होता है वो जाके वीडियो देख ले। वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा या तो फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। परमिट के साथ में एक और डॉक्यूमेंट्स अटैच किया जाता है जिसको चेकलिस्ट बोला जाता है। चेकलिस्ट अभी हमारे पास है। चेकलिस्ट को एक एक बारीकी से पढ़ा जाता है उसको, और उसमें यस और नो का टिक किया जाता है। आज इसी चेकलिस्ट के बारे में हम पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे कि जो जो काम के टाइम में रिक्वायरमेंट रहता है जो उसमें यस करना होता है, और जिसका रिक्वायरमेंट नहीं रहता है, जो हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं रहता है, उसके आगे हमें नो टिक करना होता है। इसमें लगभग 28 पॉइंट है, ये आप देख सकते हैं। इसमें 8 है, इस तरह 8 करके सबका पूरा डिटेल्स में बताएंगे कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है इंग्लिश में। और सबको अगर आप सुपरवाइजर पोस्ट में ट्राई करना चाहते हैं तो आपको सब इंग्लिश का बहुत ही ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए आपको, कि कोई भी आदमी आएगा काम पे तो कुवैती आदमी आएगा तो उससे इंग्लिश में आप बात कर सकते हैं। प्लस इसमें जो कुछ लिखा है ये सब आपको समझ में आना चाहिए, अदरवाइज आप यहाँ पे सुपरवाइजर का काम नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आप शुरू से स्टार्ट करके बताते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है और सबका मतलब क्या है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे ऊपर में हेडलाइन जो दिख रहा है यहाँ पे लिखा है सेफ वर्क प्रैक्टिस चेकलिस्ट फॉर लाइन ब्रेकिंग। यानी कि लाइन ब्रेकिंग यानी कि 2 फ्लांज के बीच में हम लोग को एक ओपन करेंगे, यानी कि किसी भी पाइपलाइन को बीच में अगर हम लोग खोलेंगे ओपन करेंगे तो उसी को लाइन ब्रेकिंग कहा जाता है। उसके अकॉर्डिंग ये डॉक्यूमेंट्स रेडी किया जाता है। इसमें से क्या क्या डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्टिविटी यानी कि जो जॉब है उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे फिलअप किया जाता है पेन से। और जो एग्जीक्यूटिव डिवीज़न जो रहता है ये हमारा जोन 1। केएनपीसी में बहुत सारा प्लांट मतलब एरिया बाय डिवाइड किया गया है सारा एरिया को, जोन 1 जोन 2 जोन 3 जोन 4। तो यहाँ पे जोन 1 भर देना है। और लोकेशन में यहाँ पे जो जिस लोकेशन में आप काम कर रहे हैं उस लोकेशन को यहाँ पे भर देना। 52 है, 51 है, 90 है, 91 है, जिस लोकेशन में। ये हमने बस ऐसे एग्जाम्पल के लिए भरा है। रियल में ये डेमो पेपर है, ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी लोकेशन हो सकता है। जिस लोकेशन में आप काम करेंगे उस लोकेशन के बारे में यहाँ पे आप भर देंगे। ठीक है, साइड में थोड़ा सा देख लेते हैं साइड में क्या क्या है। यहाँ पे डेट ऑफ एक्टिविटी यानी कि यहाँ पे आप डेट भरेंगे, और यहाँ पे एक्सिक्यूटर नेम यानी यहाँ पे सुपरवाइजर का नाम डालेंगे, और वर्क परमिट नंबर। इसके साथ में जो परमिट रहता है, परमिट में एक नंबर रहता है, उस नंबर को आप यहाँ पे डालेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि बहुत सारा को भी हम लोग को बताना है। अभी सिर्फ एक पेपर है, आपको पूरा 4 पेपर में जो जो डिटेल्स है सबका आपको पूरा मतलब बताएंगे, अच्छे से समझाएंगे। एक देखिए इधर 3 पेपर और रखा हुआ है, सबको आपको बताएंगे। इस सब का नॉलेज हो जाएगा आपको, तभी आप बाद में इस फॉर्म को किस तरह से फिल किया जाता है ये सब बाद में आपको समझ में आएगा। जैसे पहला नंबर में दिया हुआ है कि जितना आदमी काम कर रहा है वो सारा ट्रेन है, मतलब इस सबके पास एक्सपीरियंस है रिलेटेड ब्रेकिंग लाइन का। तो उसके आगे आपको यहाँ पे यस टिक करना है। और यहाँ पे कॉलम दिया हुआ है कि डेट वाइज दिया हुआ, जैसे 12 तारीख को काम चलेगा, 13 तारीख को काम चलेगा, 14, 15, 16, 17 अलग अलग डेट में जब काम करेगा तो अलग अलग डेट में सबको फिल करना होता है। ठीक है, वाई का मतलब यस होता है, यहाँ पे सिंबल देख लीजिए, और एन का मतलब नो होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे यस अगर ये चीज़ आगे रहेगा तो यस टिक करना है। अगर ये इसको आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे नो टिक करना है। ठीक है, तो पहला का बता दिए कि जो रहेगा ट्रेन आदमी काम करेगा जॉब का तो यहाँ पे यस टिक करना है। दूसरा बता रहा है कि एक्सप्लेन्ड हजार्ड, जो भी हजार्ड है सारा को एक्सप्लेन किया गया है, कंट्रोल मेजर किया गया है, तो उसके आगे यस में टिक मार दिया हम लोग। ठीक है, जो भी लाइन है उसका स्टेटस को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, प्लानिंग किया गया है। ठीक है, वर्किंग क्रू के साथ, तो उसके आगे हम लोग को यस कर देना है। ठीक है,
आइसोलेटेड कंडीशन में है, पूरा वर्क परमिट का जो इशू क्या है उसका आइसोलेटेड कंडीशन में है, तो उस लाइन को तो उसके आगे यस टिक कर देना है। ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ ब्लाइंड वेरीफाइड, यानी कि जितना भी ब्लाइंड है उसको जितना भी ब्लाइंड है वो सारा ब्लाइंड वेरीफाइड है, तो उसके आगे यस टिक कर देना है। ठीक है। ये थोड़ा टफ है, इसको छोड़ दीजिए। फोर्थ पॉइंट में क्या बोलता है कि जो भी इलेक्ट्रिकल आइसोलेटेड रहना चाहिए, यानी कि जो भी एनर्जाइड सोर्सेस रहता है, जो कि डेंजर रहता है, जैसे इलेक्ट्रिकल से मेन पावर जो पावर सप्लाई रहता है उस लाइन में उसको आइसोलेट किया गया है, मतलब कि जो बंद किया गया है, तो उसके आगे यस टिक करना है। ठीक है। आगे है कि ओनली कंट्रोल वाल्व, जो भी उस लाइन के साथ अटैच में है कंट्रोल वाल्व को बंद किया गया है, तो उसका आगे यस टिक कर देना है। ठीक है। यह भी हमारे साथ 8 पॉइंट है, भी आपको 28 पॉइंट तक दिखाना है। ठीक है। इस सबको आपको लाइन को समझना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है। चौथा हो गया। इसमें क्या बता रहा है कि अस्काबा है काम करते टाइम। ठीक है। अस्काबा है, अस्काबा मतलब ब्रीथिंग अपर्चर होता है। जब काम करने के लिए जब कोई गैस यूज रहता है तो उसके साथ में सिलेंडर और मास्क रहता है सांस लेने के लिए, उसका अवेलेबिलिटी मैंडेटरी है, तो यहाँ पे यस। ठीक है। और ये बता रहा है कि ऑल मटेरियल ड्रेन है लाइन में, यानी कि लाइन में कुछ अचरा कचरा तो नहीं है, कोई लिक्विड तो नहीं है, तो उसके आगे यस टिक करना है। ठीक है। 8 नंबर में बता रहा है कि जितना भी फ्लांज है वो भी ओपन क्लियरली आइडेंटिफाइड बाय ऑपरेशन, यानी कि ऑपरेटर के द्वारा जितना भी फ्लांज है वो क्लियरली आइडेंटिफाइड है, तो उसके आगे यस टिक करना है। ठीक है। ये हमारे पास 4 पेज है, 4 पेज में ये पहला पेज है। आपको दूसरा, तीसरा और चौथा को भी हम अभी बताएंगे। ठीक है। पहला हो गया, अब आपको दूसरा दिखाते हैं कि दूसरा में क्या क्या है। ये आप देख सकते हैं कि ये दूसरा पेज है। इसमें भी सब सेम रहता है, डेट वाइज कर सबका कॉलम रहता है। दूसरा में पूछ रहा है कि फॉर ब्लाइंडिंग और डीप ब्लाइंडिंग, ब्लाइंड रिसीव फ्रॉम परमिट इश्यूअर, यानी कि जो मान के चलिए किसी वेसल या किसी कॉलम का ब्लाइंड करना है हम लोग को, तो बोल रहा है कि उसके साथ में ब्लाइंड लिस्ट है, यानी कि लिस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग ब्लाइंड करते, पहले किसका ब्लाइंड करना है, कौन सा लाइन का, तो वही चीज़ बता रहा है कि वो ब्लाइंड लिस्ट हम लोग के पास होना चाहिए। ठीक है। और बता रहा है कि इसमें कि सीक्वेंस ऑफ ब्लाइंडिंग, यानी कि मान के चलिए 10 ब्लाइंड करना है तो सबका नंबरिंग रहता है उसमें, तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर सबका सीक्वेंस बना रहता है। पहले इस वाले लाइन को ब्लाइंड करना है, फिर उस वाले लाइन को ब्लाइंड करना है, फिर उस वाले लाइन को ब्लाइंड करना है, तो उस सीक्वेंस भी रहना चाहिए। ठीक है। तो उसके आगे टिक मार देना। फ्लांज का जो बोथ साइड रहता है प्रॉपरली सपोर्टेड रहता है, यानी कि जो फ्लांज का दोनों साइड है उसके नीचे में सपोर्ट होना चाहिए, ताकि जो फ्लांज खुल जाने के बाद वो नीचे ना गिरे। ठीक है। ये वही चीज़ लिखा है। तो अगर सपोर्ट नहीं है तो सपोर्ट डालना है उसमें और यस कर देना। अगर सपोर्ट नहीं है फ्लांज, दोनों फ्लांज के साइड में, तो बता रहा अवॉइड फॉलिंग, गिरने से बचेगा। ठीक है। तो वहाँ नो कर देना, लेकिन सपोर्ट डालने के बाद ही हम लोग फ्लांज को ओपन करेंगे। ठीक है। यही 9 नंबर में वही बता रहा है। 10 नंबर में बता रहा है कि रिमेनिंग अपॉइंट लूजिंग बोल्ट, इसका मतलब ये बोल रहा है कि बोल्ट्स को नीचे से हमेशा खोलेंगे। ठीक है। 11 नंबर ये बता रहा है कि प्री प्लान रूट ऑफ एक्सिस कम्युनिकेटेड वर्क, बता रहा है कि काम करते समय इनिशियल कम्युनिकेशन होना चाहिए कि जहाँ भी काम कर रहा है, जैसे ऊपर में काम कर रहा है तो नीचे वाले आदमी से हमेशा कम्युनिकेशन होना चाहिए, ताकि किसी भी इमरजेंसी आए तो दोनों में बातचीत हो सके। ठीक है। इसके आगे यस टिक मार देना चाहिए। कम्युनिकेशन जैसे वॉकी टॉकी के साथ में रखना चाहिए ऐसा। 12 नंबर बता रहे एरिया बैरिकेटेड,
मतलब जिस भी लोकेशन में काम कर रहा है वो एरिया को बैरिकेशन टैप से बैरिकेड कर देना चाहिए, बांध देना चाहिए, ताकि अनवांटेड पर्सन उसमें ना आए। ठीक है। 13 नंबर में बोल रहा है कि लोकेशन ऑफ नियरेस्ट आई वॉश, जिस लोकेशन में काम कर रहे हैं उस लोकेशन के अगल बगल में आई वॉश होना चाहिए, सेफ्टी शावर होना चाहिए। इसलिए क्योंकि अगर आँख में कुछ पड़ जाए तो फटाक से आदमी जाएगा और आँख धो लेगा। ठीक है। हालांकि यूनिट में हर जगह लगभग इमरजेंसी के लिए सेफ्टी शावर रहता ही है। ठीक है। 14 नंबर में बता रहे फॉर कटिंग हाइड्रोकार्बन लाइन, अगर हाइड्रोकार्बन लाइन का कोई लाइन है, ठीक है, तो वहाँ पे कोल्ड कट किया जाएगा, यानी कि वहाँ पे हैंड टूल जैसे हेक्सा ब्लेड का यूज किया जाना चाहिए। हॉट वर्क वहाँ पे नहीं होना चाहिए। हॉट वर्क जैसे वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग ये सब वहाँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे ये लाइन यही बता रहा है। ठीक है। 15 में बता रहा है कि द जॉइंट शैल बी ओपन वेरी स्लोली, तो बोल रहा है कि जो जॉइंट है उसको ओपन बहुत ही स्लोली करना चाहिए, अचानक से नहीं करना चाहिए, क्योंकि गैस हो सकता है वहाँ पे। अचानक से खोल देंगे अगर आप फ्लांज को सारा नट बोल्ट खोलने के बाद और गैस रहेगा तो आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये सब लाइन में गैस का होना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। तो अचानक धीरे धीरे खोलेंगे तो आप गैस को महसूस करेंगे और ताकि वहाँ से आप भाग सकते हैं। अचानक से खोलेंगे तो खतरा हो सकता है, आपको गैस लग सकता है। पूरा प्लांट पूरा गैस और ड्राई प्लांट रहता है। ठीक। 16 नंबर में बता रहा है कि डू नॉट रिमूव द लास्ट बोल्ट, जो लास्ट बोल्ट रहता है फ्लांज का उसको रिमूव नहीं करने के लिए बोल रहा है। ठीक है। सेफ्टी से सब सारा कुछ रेडी हो जाने के बाद में उसको रिमूव करने के लिए बोल रहा है। ठीक है। 17 नंबर में बोल रहा है कि हाइड्रोलिक फ्लांज सेपरेटर को यूज करने के लिए बोल रहा है। ठीक है। हाइड्रोलिक फ्लांज सेपरेटर को, एक हाइड्रोलिक फ्लांज सेपरेटर जैक होता है, मशीन होता है, उसी के हेल्प से दो फ्लांज के बीच उसको गैप करने के लिए बोल रहा है। ठीक है। 18 नंबर में क्या बोल रहा है मालूम नहीं है, तो थोड़ा लैंग्वेज इसका टफ है, हार्ड लैंग्वेज को इसने यूज किया है। ये 2 पेज हो गया। ठीक है। अभी तीसरा पेज आपको दिखाएंगे। इस सब सारा चीज़ का नॉलेज होना चाहिए एक सुपरवाइजर के। वो सुपरवाइजर का सैलरी तो आपको मालूम ही होगा, 80 से 90 हज़ार रहता है। जब ओवर टाइम चलता है तो 1,30,000 1,20,000 सैलरी उसका आता है। ठीक है। इंग्लिश का भी नॉलेज होना चाहिए सुपरवाइजर में ट्राई करने के लिए। अब ये लाइन क्या बोल रहा है बता रहे आपको, इस अपियर द लाइन अंडर प्रेशर, अगर लाइन के अंदर में अगर कोई प्रेशर दिख रहा है आपको तो उसको नट बोल्ट को ना खोलें, क्लोज कर दे तुरंत, यानी कि इमीडिएटली क्लोज कर दे। ठीक है। बस यही बोल रहा है 19 नंबर में। और 20 नंबर में क्या बोल रहा है, नॉन स्पार्किंग टूल अवेलेबल एंड विल बी यूज्ड व्हेन द हाइड्रोजन, बोल रहा है कि जब लाइन हाइड्रोजन, इथिलीन, एसिटिलीन, कार्बन, इस सब का कार्बन डिसल्फाइड, ये सब का अगर लाइन है तो वहाँ पे नॉन स्पार्किंग टूल्स का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है। क्योंकि ये सब लाइन अति ज्वलनशील होता है, थोड़ा सा स्पार्क की वजह से आग लग सकता है। ठीक है। 21 में हम लोग ये बोला गया है कि मोबाइल फ़ोन को नॉट बी परमिटेड, मोबाइल फ़ोन आपको काम के समय अलाउ नहीं किया जाता है। आगे यस में टिक मार देना है। प्रॉपर प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, यानी जो आप काम कर रहे हैं तो हमेशा अच्छा सा कवरऑल पहन के अच्छा सा काम करें, ताकि आग लगने का मतलब कि पॉसिबिलिटी नहीं रहेगा। 23 में बोल रहा है कि पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का अच्छे से यूज करें, स्काबा का अच्छे से यूज करें। ठीक है। 24 में बोल रहा है कि ओनली दोज पर्सन हु हैज ट्रेंड, यानी कि जो स्काबा पहनेगा वह ट्रेंड होना चाहिए, उसके पास कार्ड होना चाहिए, बीए कार्ड होना चाहिए। तभी केएनपीसी में क्या होता है कि सबको ट्रेनिंग किया जाता है बीए पहनने के लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर वाला मास्क पहनने के लिए, उसके बाद ही उसको ऑथराइज किया जाता है काम करने के लिए। अगर उस लोकेशन पे अगर लग रहा है कि गैस का चांस है तो उसको कार्ड वाला आदमी को ही काम को करने देना चाहिए, बिना कार्ड वाले को अलाउ नहीं है। ठीक है। 25 नंबर में बोल रहा है कि अगर गैस ऑफ एयरलाइंस रिस्पायरेटर, यानी कि एक सिलेंडर होता है उसमें ऑक्सीजन रहता है और उसमें एक पाइप जोड़ के
जैसे हाइट पे काम चल रहा है, ठीक है, हाइट पे काम चल रहा है तो मास्क आदमी ऊपर पहनता है और उसका पाइप से कनेक्ट करके उसको सिलेंडर नीचे रखता है। वही चीज़ बोल रहा है कि जो हॉस पाइप रहता है वो अच्छे से रहना चाहिए, मतलब मोड़ मोड़ के रखते हैं ना, तो वो उस तरह से मोड़ा हुआ नहीं रहना चाहिए, ठीक है। ट्वेंटी सिक्स में बोल रहा है कि कैन पीसी से जो अप्रूव्ड रहेगा वही रिस्पायरेटरी प्रोटेक्शन को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। 27 में बोल रहा है कि जितना भी ब्लाइंड और गैस्केट रहेगा वह मैच होना चाहिए। जैसे 3 इंच का लाइन है तो गैस्केट भी 3 इंच का ही रहना चाहिए, जितना का क्लास रहेगा जैसे उतना ही का, ठीक है। जैसे 300 का क्लास है, 600 का क्लास है तो उतना ही का गैस्केट भी उसमें डालना चाहिए। और जो ब्लाइंड उसमें डालेगा कलर कोडिंग से मैच होना चाहिए। जैसे वाइट का 150 क्लास है, 300 का ब्लू होता है, ठीक है। 28 में बोल रहा है कि CTRA एक डॉक्यूमेंट होता है, उसको भी साथ में अटैच किया जाता है। थ्री नंबर कंप्लीट हो गया है। ये आ गया हमारा 4th नंबर, ठीक है। 4th नंबर में ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें बस ये लिखा हुआ है जिसका थोड़ा लैंग्वेज थोड़ा हार्ड है और कुछ नहीं है। बस यहाँ पे नीचे क्या है, नेम ऑफ एक्सिक्यूटर यानी कि जो सुपरवाइजर उसका यहाँ पे नाम डाल देते हैं, डेट यहाँ पे डाल देते हैं, जो यहाँ पे मान के चलो मेरा नाम है, और जो सिग्नेचर ऑफ एक्सिक्यूटर जो, ठीक है, उसका ये कर देना है, साइन कर देना है। ये डॉक्यूमेंट्स पूरा फिलअप कर लेने के बाद ही जॉब को स्टार्ट किया जाता है, काम को स्टार्ट किया जाता है। उम्मीद है दोस्तों कि आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल्स किस तरह से चेकलिस्ट को भरा गया है, आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। इसी तरह का इंटरेस्टेड वीडियो हमारे YouTube चैनल में आता रहता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।